हेलो डीएवियंस, अभी हम लोग साइंस के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑफिशियली डीएवी की तरफ से आया है। हर साल हर सब्जेक्ट के लिए 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये पहला सेट है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और दूसरा सेट के लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगा। इसके अलावा पिछले साल का जो सैम्पल पेपर हमने सॉल्व किया था उसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपका और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हो सके। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, जिसमें कि टोटल 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पार्ट्स पी एंड क्यू आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। पी और क्यू सेल के दो पार्ट्स हैं जो कि केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, नॉट इन एनिमल सेल। पार्ट पी टेक्स पार्ट इन द फूड मेकिंग प्रोसेस। पी फूड मेकिंग में हेल्प करता है, वेर एज क्यू गिव शेप एंड सपोर्ट टू द प्लांट सेल। क्यू जो है शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हमें इस पी और क्यू को आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में ये दोनों हैं क्या। इस वाले टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ा था। डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल रहा है कि ये जो पी है ये डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो पाता है, फूड मेकिंग हो पाता है। और ये जो क्यू है ना, ये शेप एंड सपोर्ट दे रहा है, मतलब ये डेफिनेटली सेल वाल है। तो क्लोरोप्लास्ट और सेल वाल ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन सी है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो। इस डायग्राम को देखिए और हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। द पार्ट ऑफ सेल विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल हमने पढ़ा था पोस्टमैन के बारे में। कौन है पोस्टमैन सेल का? सेल के अंदर का पोस्टमैन होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना हुआ है और इसको ए से आइडेंटिफाई किया गया है, मार्क किया गया है। तो ए के सामने गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस ऑप्शन में है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन बी में भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि सी जो है ना वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, ये तो दूसरा चीज़ है ना। इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह रहा है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा। विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए अलग से क्वेश्चन है, सबको ये नहीं बनाना होता है। Sanya is studying the structure of cell. She is learning about the different parts of cell and their function. The correct match for cell part with its function. Correctly कौन सा मैच किया हुआ है ये बताना है। सबसे पहला है न्यूक्लियस जो होता है प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, ये तो गलत बात है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया जो है कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस का काम है, ये भी गलत दे दिया है, गलत मैच है। तीसरा है सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्रोटेक्ट द सेल एंड कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये सही बात है, सेल मेम्ब्रेन का यही काम होता है कि ये मटेरियल्स को कंट्रोल करता है, कौन बाहर जाएगा कौन अंदर जाएगा ये डिसाइड करता है। चौथे में दिया है कि साइटोप्लाज्म जो है स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। ये भी गलत मैच है, साइटोप्लाज्म नहीं करता ये काम डीएनए करता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। तीसरे क्वेश्चन में हमें दोनों कॉलम्स को करेक्टली मैच करना है। सबसे पहले देखिए लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, दही जमाने में यूज़ करते हैं ना। दूसरा है एस्परगिलस। एस्परगिलस जो है एक फंगस है, इसको फंगी से मैच करेंगे। स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, इसको 1 से मैच कर देंगे। और पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है, इसको इससे मैच कर देंगे। तो कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा? 4 3 उसके बाद 1 2। 4 3 1 2 कहाँ पे है? 4 3 1 2 ऑप्शन बी में है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन। बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था कि बैलेंस फोर्स क्या होता है? एक सेट ऑफ फोर्स होता है जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर दे। अगर एक ऑब्जेक्ट पर इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा और इफेक्टिवली इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। और अगर कोई भी फोर्स इस पर इफेक्टिवली नहीं लग रहा है तो अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर ये मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म तरीके से मोशन ही करता रहेगा। जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलता रह जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए बैलेंस फोर्स चारों ऑप्शन में किसके लिए सही हो सकता है? पहला है एन एक्सेलरेटिंग कार। अगर कार एक्सेलरेट कर रही है तो डेफिनेटली उस पर फोर्स लग रहा होगा, तभी तो उसका वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है, उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये तो बैलेंस्ड फोर्स के लिए सही नहीं है। दूसरा है अ बुक एट रेस्ट ऑन अ टेबल। बुक जो है टेबल पे रखा हुआ है, अगर बुक टेबल पे रखा हुआ है तो ये रेस्ट में है और टेबल इस पर फोर्स लगा रहा है और बुक जो है डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, बुक रुका हुआ है, बुक के मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये ऑप्शन बैलेंस फोर्स का है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फॉलिंग एप्पल बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में वहाँ पे फोर्स है ही नहीं जो कि उसको बैलेंस कर सके। और उसके बाद है अ पर्सन पुशिंग अ बॉक्स डेट मूव्स। एक आदमी जो है बॉक्स को पुश कर रहा है जो कि मूव भी कर रहा है। अब इस केस में यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है। फोर्स जो आदमी लगा रहा है केवल इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, लग भी रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स,
और वो भी उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, तभी ना ये जो बॉक्स है आगे बढ़ रहा है। तो अनबैलेंस्ड है तभी आगे बढ़ रहा है, नहीं तो आगे बढ़ता ही नहीं। केवल ऑप्शन बी यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स के केस में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलतार इज ब्लैक विस्कस लिक्विड, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डैश। कोलतार एक काले कलर का गाढ़ा लिक्विड है और इससे क्या बनाया जाता है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन है ड्रग्स, पेंट एंड वाटर गैस। ये दोनों तो सही है, लेकिन वाटर गैस के कारण ये रिजेक्ट हो जाएगा। वाटर गैस जो होता है ना ये कोक से बनता है। दूसरा है एक्सप्लोसिव, परफ्यूम। ये दोनों सही है, लेकिन ऑइंटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये पेट्रोलियम से बनता है, इसीलिए ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तीसरा है सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, रूफिंग मटेरियल। यहाँ पे तीनों का तीनों सही है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और चौथे में परफ्यूम्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, ये दोनों सही था, लेकिन कोल गैस यहाँ पे फिर गलत हो जाएगा। कोल गैस तो कोल से बनता है, कोल का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है उसको बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, तब जाकर कोल गैस बनता है। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, करेक्ट स्टेटमेंट कौन है उसको हमें चुनना है। 3 गलत होंगे, एक सही बात इसमें होगा। पहला है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू पाइपलाइंस। नेचुरल गैस को पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, ये तो गलत बात है, इसको रॉन्ग कर देते हैं। दूसरा है नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज CNG। नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं और इसीलिए उसका नाम होता है CNG, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हमें मिल गया सही स्टेटमेंट, सही वाले को ही टिक करना था ना, तो ये तो ऑप्शन हो गया हमारा बी यहाँ पे करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट है नेचुरल गैस कैन नॉट बी यूज फॉर पावर जनरेशन। ये तो गलत बात कह रहा है, पावर जनरेशन के लिए तो यूज़ करते हैं हम लोग। और दूसरा है नेचुरल गैस कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एज फ्यूल एट होम्स। घर में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल कैन बी रिड्यूस्ड इफ़ वी। हम ऐसा क्या करेंगे ताकि फ्यूल के हार्मफुल इफेक्ट्स को कम किया जा सके। पहला ऑप्शन है यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, ये तो गलत बात है, हमें रिन्यूएबल का यूज़ करना चाहिए, तभी इफेक्ट्स कम होंगे। दूसरा है स्लो डाउन द यूज ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। ये सही बात है, कोल और पेट्रोलियम का यूज़ कम करना चाहिए। और तीसरा है स्टार्ट यूजिंग सोर्स लाइक विंड, सनलाइट एंड हाइड्रो एनर्जी। ये भी सही बात है। और चौथा भी है इंक्रीज द यूज़ ऑफ वुड। ये गलत है, यहाँ पे 2 और 3 जो है केवल यही सही हो जाएगा। 2 एंड 3 है ऑप्शन नंबर सी में, ये करेक्ट हो गया। द डिवाइस डेट यूजेस कॉन्वेक्स लेंस टू फोकस लाइट इज। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि इस टाइप वाला लेंस किस में लगा होता है जिससे कि लाइट फोकस हो जाती है। अब आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट तो किया होगा या आपने पढ़ा होगा कि लाइट को फोकस करवाया जाता है सनलाइट को इस वाले लेंस से, और यहाँ पे पेपर में आग लग जाती है। तो ऐसा हम लोग किसके साथ करते हैं, ऐसा हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में ही कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्लैश लाइट में लेंस नहीं लगा होता है, फ्लैश लाइट में मिरर लगा होता है, वो भी बल्ब के पीछे, जो कि लाइट को ऐसे करके पैरेलल बहुत दूर तक भेज देती है। दूसरा है पीप होल व्यूअर। पीप होल व्यूअर क्या होता है, डोर में एक छोटा सा लेंस लगा होता है जिससे कि हम लोग बाहर का देख सकते हैं और बहुत दूर का एरिया दिख जाता है, मतलब बहुत बड़ा एरिया दिख जाता है इस पीप होल व्यूअर से। उसमें कॉनकेव लेंस लगा होता है इस टाइप वाला, और अगर बाहर से देखना चाहता है तो बाहर से अंदर नहीं दिखता है उस केस में। नेक्स्ट है रियर व्यू मिरर। तो ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ लेंस के बारे में पूछा था तो मिरर में लेंस कहाँ से लगा होगा, तो ये तो गलत ही होगा। करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग आर। सही स्टेटमेंट कौन कौन है। पहला है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, सही बात है। साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन, साउंड को मीडियम चाहिए, ये भी सही बात है। लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन, दोनों को मीडियम नहीं चाहिए, केवल साउंड को चाहिए, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए। लाइट के सामने अगर मीडियम आएगा ना तो लाइट स्लो हो जाएगा, तो ये गलत बात है, इसको काट दो। नेक्स्ट है साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट। साउंड जो है लाइट से स्लो ट्रेवल करता है, ये तो सही बात है। मतलब 1, 2 और 4 हमें सही मिला, बाकी एक जो था वो गलत हो गया। ऑप्शन डी में है 1, 2, 4, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू, 1 हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ, तो हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट, और अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 सेकेंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, तभी तो इसका फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। तो 1 सेकेंड में एक वाइब्रेशन कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन में, 1 वाइब्रेशन पर मिनट, तो ये तो गलत है। 1 वाइब्रेशन पर मिनट नहीं, 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड होता तब सही होता। दूसरा है 10 वाइब्रेशन पर मिनट, तो 10 वाइब्रेशन 1 मिनट में अगर हुआ तो 1 सेकेंड में एक वाइब्रेशन, ये नहीं हुआ, ये भी गलत है। 60 वाइब्रेशन पर मिनट, मतलब 60 वाइब्रेशन 60 सेकेंड में, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो जब 60 वाइब्रेशन 60 सेकेंड में हुआ तो एक वाइब्रेशन में 1 ही सेकेंड लगा ना, और अगर एक वाइब्रेशन में 1 सेकेंड लग रहा है तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है, डायरेक्टली हमें नहीं दिया है, हमें इनडायरेक्टली दिया है ऑप्शन, तो सी सही हो जाएगा। और डी में क्या है 600 वाइब्रेशंस पर मिनट,
तो इसका फ्रीक्वेंसी तो 10 हो जाएगा ना। 600 वाइब्रेशन कर रहा है 1 मिनट में, यानी कि 600 वाइब्रेशन 60 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में हो जाएगा 10 वाइब्रेशंस। द प्रॉपर्टी डेट मेक्स टेफ्लॉन सूटेबल फॉर कोटिंग नॉन स्टिक कुकवेयर इज। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन का कोटिंग किया जाता है। तो टेफ्लॉन के पास ऐसा क्या खासियत है? इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गलत बात, ये उसका खासियत नहीं है इसके लिए। दूसरा है इट इज़ वेरी रिएक्टिव, ये गलत बात है। तीसरा है इट डज़ नॉट स्टिक विथ फूड, ये खाने के साथ नहीं चिपकता है, तो ये सही बात है, खाने के साथ नहीं चिपकता है, इसी कारण से हम लोग इसका इस्तेमाल नॉन स्टिक बर्तनों में करते हैं। इट इज़ ईजिली बायोडिग्रेडेबल, ये उसका कारण नहीं है, ये भी गलत होगा। प्लास्टिक्स आर वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर, प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में क्यों किया जाता है? ये लाइट वेट और ड्यूरेबल है इसीलिए। ये बायोडिग्रेडेबिलिटी को शो करता है, तो ये गलत है इसके लिए। हाई कॉस्ट है, तो नहीं, ये भी गलत है। रिएक्टिविटी विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बस सही होगा। रिया सॉ अ hen laying eggs and cow giving birth to a calf. She wanted to know how their ways of reproduction are different. Her teacher explained that both are oviparous, दोनों oviparous है, गलत बात है, दोनों oviparous थोड़ी है, दोनों अंडे थोड़ी दे रहे हैं। दूसरा है hen is viviparous, cow is oviparous. oviparous उसी को कहते हैं जो अंडा देता है। अब याद कैसे रखें, तो ओवी में ओ है, ओ यानी कि अंडा, तो ओविपोरस उसी को कहेंगे जो अंडा देता है, इसीलिए काव अंडे नहीं देती है, गलत ऑप्शन। तीसरा है काव इज विविपोरस एंड हेन इज ओविपोरस, ये सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और चौथा तो गलत ही होगा, बोल रहा है कि दोनों विविपोरस है। वाइल ऑब्जर्विंग 3 स्लाइड्स अंडर माइक्रोस्कोप अर्जुन ऑब्जर्व्ड, अर्जुन 3 स्लाइड्स रख के माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहा था। पहले स्लाइड में क्या हुआ, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म वॉज स्प्लिटिंग इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, एक ऑर्गेनिज्म था वो 2 बराबर भागों में बट रहा था। In second slide, an organism had many nuclei and suddenly burst into several new individuals. एक ऑर्गेनिज्म था जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई थे और ये फटा और बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बन गए। In third slide, a tiny outgrowth forming on the surface of a cell that later separated. तीसरे स्लाइड में क्या हुआ कि एक सेल था उसमें एक छोटा सा आउटग्रोथ निकला और ये धीरे धीरे बड़ा हुआ और बाद में सेल से सेपरेट हो गया और टोटली एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। अब बताना है कि इसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे करेक्ट मैच कौन सा है। पहला है बाइनरी फिजन हो रहा था, सेल 2 बराबर भागों में बट रहा था अमीबा के लिए, ये सही है। मल्टीपल फिजन हाइड्रा, ये गलत है, हाइड्रा में मल्टीपल फिजन नहीं होता है, हाइड्रा में बडिंग होता है, ऑप्शन ए गलत। दूसरा है बाइनरी फिजन अमीबा में हो रहा था, सही बात है। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है, सही बात है, प्लाज्मोडियम में एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं और वो बहुत सारे डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। बडिंग जो है हाइड्रा में हो रहा था, ऑप्शन बी यहाँ पे परफेक्टली करेक्ट है। व्हेन रीता टर्न 12 शी बिगन टू नोटिस द फॉलोइंग चेंजेस इन हर बॉडी, उसके बॉडी में ये सारे चेंजेस होने लगे थे। क्या क्या चेंजेस होने लगे थे? इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ गया था। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया था। अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स ऑन हर फेस, फेस पे पिंपल्स आने लगे थे। द ओवेरीज इन लार्ज एंड प्रोडक्शन ऑफ ओवा बिगिंस, ओवेरीज बड़े हो गए थे और ओवा का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। अब क्या बताना है, द चेंजेस डेट इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट इन रीता आर, सेक्सुअल डेवलपमेंट को कौन सा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, कौन से ऑप्शन इंडिकेट कर रहे हैं ये बताने हैं। तो देखिए सेक्सुअल डेवलपमेंट को यहाँ पे केवल ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं, बाकी जो है वो एडोलेसेंस पीरियड में एंटर करने का इंडिकेटर है। तो यहाँ पे 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। 2 और 4 किस में है, ऑप्शन डी में यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन विच टर्न्स फिनोप्थिलीन पिंक, द एलिमेंट एक्स इज। अब यहाँ पे आपको बताना है कि एक्स कौन सा एलिमेंट है जो कि जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है उसके बाद एक ऐसा सब्सटेंस बनाता है जो कि फिनोप्थिलीन को पिंक कर देता है। अब याद कीजिए कि हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि फिनोप्थिलीन पिंक कब होता है, फिनोप्थिलीन पिंक तब होता है अगर उसको बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस में डाला जाए। अब यहाँ पे एक्स जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस बन रहा होगा, तभी तो वो फिनोप्थिलीन को पिंक कर पा रहा है ना। और आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि वाटर के साथ क्या रिएक्ट करता है तो बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस बनता है। वाटर के साथ एक मेटल रिएक्ट करता है तभी बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस बनता है। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर इट फॉर्म्स मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीजेस, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो मेटल इसमें कौन है, बस आपको वही ढूंढ लेना है, वही आंसर हो जाएगा। मेटल यहाँ पे केवल सोडियम ही है, सोडियम ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
सोडियम एक मेटल है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, इसीलिए ये फिनोप्थिलीन को पिंक कर देगा। अब हमें 4 एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, चारों के लिए सेम ऑप्शंस होंगे, आपको सही सही बताना है। पहला ऑप्शन है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। दूसरा है कि दोनों सही है लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का। तीसरा है कि एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। और चौथा है कि एसर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। एसर्शन में दिया है डिफरेंट सेल्स लाइक रेड ब्लड सेल्स आर राउंड एंड फ्लैट विच हेल्प्स इट टू मूव थ्रू ब्लड वेसल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो राउंड होते हैं और फ्लैट होते हैं ताकि ये ब्लड वेसल्स से आसानी से फ्लो कर सके। वाइल नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड दैट हेल्प्स इट टू ट्रांसमिट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और जो नर्व सेल्स होते हैं ये लंबे होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं ताकि लंबी दूरी तक सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सके। और रीजन में दिया है द शेप ऑफ अ सेल इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स लोकेशन एंड फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। सेल का शेप कैसा होगा ये कम्प्लीटली इस पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म में उसका लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ पे अवेलेबल है और उसका काम क्या है। यहाँ पे देखिए दोनों सही बात है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि सेल का काम क्या है, उसका लोकेशन क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि उसका शेप क्या होगा। और यहाँ पे वही बताया गया है, काम और शेप का रिलेशन ही इसमें बताया गया है, इसीलिए इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। दूसरे में assertion दिया है अ डाइवर फील्स मोर प्रेशर एज ही गोज डीपर अंडर सी। एक डाइवर है जो कि समुद्र में जैसे जैसे नीचे जाता है उसको ज़्यादा प्रेशर फील होता है। और इसमें दिया है लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ ड्यू टू वाटर कॉलम एबव। लिक्विड प्रेशर जो है ना जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हमारे ऊपर का वाटर कॉलम का जो हाइट है वो बढ़ेगा और इसी कारण से प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ भी दोनों स्टेटमेंट जो है सही है और रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसके लिए भी सही हो जाएगा। तीसरा है वाटर कैन बी बॉइल्ड ऑन पेपर कप। ये तो सही बात है, पेपर कप में हम लोग पानी को गर्म कर सकते हैं। जब पेपर कप में पानी रख देंगे और नीचे से बॉईल करने की कोशिश करेंगे तो पेपर कप में आग नहीं लगेगी, क्योंकि पेपर को उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल ही नहीं पाएगा, पानी उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने ही नहीं देगा और पानी सारा हीट ले लेगा और पानी बॉयल होने लगेगा। ये सही बात है। दूसरा है इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज़ टू हाई। पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो नहीं, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम ही है, लेकिन पानी उसको उतने टेम्परेचर तक भी पहुंचने नहीं दे रहा है, इसीलिए वो नहीं जल पा रहा है। तो रीज़न यहाँ पे गलत है, असर्शन यहाँ पे सही है। तो हम लोग उसी ऑप्शन को टिक करेंगे जिसमें लिखा हो कि असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज फॉल्स। लास्ट है 20, इसमें बोला है अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉनकेव लेंस जो होता है हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ये गलत बात है। कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, आप इसके सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, एक लाइट जाएगा जो कि उधर मुड़ जाएगा और एक लाइट जाएगा पोल से जो कि सीधी चली जाएगी, तो आगे तो ये कहीं नहीं मिलने वाला है, इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा यहाँ पे और ये वर्चुअल बनेगा क्योंकि डॉट लाइन से हमको पीछे मिलाना पड़ा है इसको। आप कहीं भी रख लीजिए इसी टाइप का इमेज बनेगा। तो कॉनकेव लेंस में कैसा इमेज बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल इमेज बनता है। यहाँ पे वैसा नहीं लिखा था, यहाँ क्या बोला था कि रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है, नहीं, गलत बात है। रीजन में दिया है कॉनकेव लेंस डाइवर्ज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्ज करता है, तो ये तो सही बात है, ये डाइवर्ज करता है, फैला देता है बीम ऑफ लाइट को। तो यहाँ पे रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज फॉल्स, ऐसा जिस ऑप्शन में होगा उसी को टिक करना है। अब चलिए सेक्शन बी पे आते हैं, इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है रवि टुक अ हेंस एग, he gently breaks its shell and transfer the content to a flat plate. Give details of the different parts he observed along with their function. एग को तोड़ता है रवि और उसको एक प्लेट में डाल देता है, उसके अंदर जो भी निकलता है उसको प्लेट में डालता है, उसके क्या क्या पार्ट वो देखेगा ये आपको बताना है। इसका आंसर हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, द सेंट्रल येलो मास इज द यॉक। जो बीच वाला पीला मास होता है अंडे में उसको यॉक कहा जाता है। यॉक इज सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट वाइट जेली लाइक फ्लूइड कॉल्ड एल्बुमिन। और आप देखेंगे कि ये जो येलो सब्सटेंस है उसके चारों तरफ क्या रहेगा, वाइट जेली लाइक सब्सटेंस रहेगा, उसको एल्बुमिन कहते हैं। अब इसका काम क्या है, एल्बुमिन एंड यॉक रिप्रेजेंट द रिजर्व फूड मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। अंडा भी एक तरह का सेल ही है और वो जो है साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो है, और उसमें क्या रहता है, फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है, यही वो रिप्रेजेंट करता है।
एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, इसको भी आप बना सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ सेल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईयर बताया गया 1665। 1665 में किसने सेल का डिस्कवरी किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ पे हम लोग भरेंगे रॉबर्ट हुक। उन्होंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था? तो माइक्रोस्कोप यूज़ किया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने कॉर्क जैसा शेप देखा था, मतलब नहीं, कॉर्क जैसा नहीं, उन्होंने कॉर्क को देखा था और उसमें उन्हें हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर दिखा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर इन कॉर्क। और उसके बाद टाइप ऑफ सेल, ये किस तरह का सेल था? तो डेड सेल था। यहाँ पे क्या लिख देंगे? डेड सेल। यहाँ पे देख लीजिए, ये सारा आंसर है। पहला हो जाएगा रॉबर्ट हुक, इन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था। ही ऑब्जर्व्ड हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ लिट कंपार्टमेंट्स, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने थे जिसको उन्होंने सेल नाम दिया था, और ये डेड सेल्स थे। क्वेश्चन नंबर 22 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन है। पहले हम आपको इसका रूल समझा देते हैं, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग ब्लैंक्स को फिल कर लेना है। देखिए रूल क्या है, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, ऐसे गई, अब लाइट जो है नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अगर दोनों मीडियम सेम होता तो लाइट अगर ऐसे आ रही है तो सीधी चली जाती, लेकिन रेयर से डेंसर था इसीलिए नॉर्मल की तरफ झुक गई। उसी तरह से इसका उल्टा, इसी तरह से उसका उल्टा कि लाइट अब कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर जा रही है। पहले ऐसे आई थी, अब क्या हो रही है? डेंसर से रेयर जा रही है। तो सेम डायग्राम बनेगा, बस उल्टा हम लोग लाइट को देखेंगे। डेंसर से रेयर अगर जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल से दूर हट गई। ये बस उल्टा डायग्राम है, सेम है लेकिन हमने रे को बस उल्टा कर दिया है। एज अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास जा रहा है यानी कि रेयर से डेंसर जा रहा है। इट्स स्पीड डैश, अब रेयर से डेंसर जाता है तो स्पीड क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे डिक्रीजेज लिखेंगे या रिड्यूसेस लिखेंगे, दोनों सही होगा। रिजल्टिंग इन लाइट बेंडिंग, अब यहाँ पे लाइट बेंडिंग होगा डैश द नॉर्मल। अब लाइट का बेंडिंग कब किधर हो रहा है? रेयर से डेंसर जाने में टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है ना, तो यहाँ पे टुवर्ड्स भर देंगे। कन्वर्सली, इसी का जस्ट अपोजिट, व्हेन द सेम रे मूव्स फ्रॉम डायमंड टू एयर, अगर डायमंड से एयर जा रहा है यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में अगर जा रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट डैश, लाइट की स्पीड के साथ क्या होगा? लाइट का स्पीड जो है इंक्रीज करेगा। डेंसर से रेयर जब जाएगा तो लाइट का स्पीड जो है इंक्रीज करेगा और ये नॉर्मल से दूर हट जाएगा। बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चारों आपका आंसर हो गया। ए वाले में हम लोग रिड्यूसेस भरेंगे या डिक्रीजेस भी भर सकते हैं। बी में टुवर्ड्स, सी में इंक्रीजेस और डी में अवे। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड स्टेट इन विच केस साउंड कैन बी हर्ड एंड जस्टिफाई योर आंसर। इन दोनों में से किस केस में साउंड हमें सुनाई देगा और क्यों सुनाई देगा, ये भी आपको एक्सप्लेन करके बताना है। पहला ऑप्शन है कि वैक्यूम पंप ऑफ रहेगा तब हमें साउंड सुनाई देगा, या वैक्यूम पंप ऑन रहेगा तब हमें साउंड सुनाई देगा। डायग्राम में देखिए कि एक कंटेनर है यहाँ पे, इस कंटेनर में कॉर्क लगा के नीचे लटका दिया गया है एक इलेक्ट्रिक बेल, उसका स्विच बाहर रखा है ताकि कभी भी ऑन कर सके, और उसके बाद नीचे एक वैक्यूम पंप लगा दिया है ताकि अंदर की हवा को निकाला जा सके। अब आपको पता है कि साउंड कैसे ट्रैवल करेगा, इस इलेक्ट्रिक बेल का साउंड बाहर तक कैसे आएगा? बीच में मीडियम रहेगा तभी ना आएगा। अगर हम वैक्यूम पंप को ऑन कर दें तो ये सारा एयर को खींच लेगा, मीडियम ख़त्म। अब जब मीडियम ख़त्म तो अंदर का साउंड बाहर आ ही नहीं पाएगा। मतलब अगर हमें साउंड सुनाई देना चाहिए तो वैक्यूम पंप को ऑफ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमें मिल गया ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, वैक्यूम पंप को स्विच ऑफ रखना पड़ेगा। अब इसका रीज़न क्या है? साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए तभी वो ट्रैवल कर पाएगा और हमें सुनाई देगा, इसीलिए हम लोग वैक्यूम पंप को ऑफ रखेंगे। एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी है विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए। नॉइज़ पॉल्यूशन कैन कॉज वेरियस इल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, नॉइज़ पॉल्यूशन से ह्यूमन हेल्थ पे बहुत सारे खराब असर देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली व्हेन एक्सपोजर इज़ प्रोलॉन्ग्ड, खासकर तब जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति नॉइज़ पॉल्यूशन में रह रहा हो। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय मेंशनिंग एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। 2 हार्मफुल इफेक्ट्स को आपको मेंशन करना है और उसी से जस्टिफाई करना है कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। इसके आंसर में आप कोई भी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स लिख सकते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा और हमारे माइंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं बन पाएगा। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये क्यों सही है उसका रीज़न हमें बताना है। पहला है
ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जन्म लेते हैं वो जेनेटिकली बिल्कुल अपने पेरेंट्स के तरह ही होते हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए उसका जो चाइल्ड होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होता है। ये सारा आंसर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में लिख दिया गया है, इतना शॉर्ट में आप आंसर मत लिखिएगा, एक सेंटेंस प्रॉपर तरीके से बना के ही आंसर को लिखिएगा। अ स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ हेड ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसेस एंजाइम। हमने स्पर्म का डायग्राम देखा था क्रैश कोर्स वाले क्लास में, और हमने वहाँ पर आता कि इस पे एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम यहाँ पे क्यों होता है? इस वाले पोर्शन पे, उसके हेड पे। एंजाइम्स स्पर्म को मदद करते हैं फीमेल ओवम को पेनिट्रेट करने में। अगर स्पर्म के हेड के ऊपर वो एंजाइम नहीं रहेगा तो वो कभी भी ओवम में एंटर ही नहीं कर पाएगा, ओवम को फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा, जिससे कि रिप्रोडक्शन फेल हो जाएगा। हाउ डज हार्मोनल बैलेंस चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस टू सपोर्ट ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। हमारे एडोलेसेंस पीरियड में हमारा हार्मोनल बैलेंस बदल जाता है, नए हार्मोन्स क्रिएट होने लगते हैं हमारे बॉडी में, जिससे कि हम एडल्टहुड की तरफ ट्रांजिशन कर पाते हैं। अब इसी को आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे हार्मोनल बैलेंसेस हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। इसके आंसर में आप लिख सकते हैं पिट्यूटरी सिक्रीट्स हार्मोन, दीज इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन बॉयज। पिट्यूटरी कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जिसकी मदद से लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होने लगता है और लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है। दीज हार्मोन्स आर रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम। ये हार्मोन सीधे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं, जिससे कि रैपिड मैच्योरेशन हो पाता है गॉनेट्स का, यानी कि हमारे जो सेक्स ऑर्गन है वो तेज़ी से डेवलप हो पाते हैं टुवर्ड्स मैच्योरिटी। Rahul visits a jewelry workshop and observes that inexpensive metal ornaments are being coated with a layer of gold using electric current. राहुल जाता है ज्वेलरी वर्कशॉप, वहाँ वो देखता है कि जो सस्ते मेटल्स होते हैं उसके ऊपर गोल्ड का एक लेयर चढ़ाया जा रहा है ताकि वो सुंदर दिख सकें, और इसको करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो राहुल ने जो प्रोसेस होते हुए देखा उस प्रोसेस का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि जब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाया जाता है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो राहुल ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग होते हुए देखा, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ही किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन में वही पूछा है, स्टेट वन मोर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होते हुए राहुल ने देखा, उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से और क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं ये भी आपको बताने हैं। तो देखिए, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस से इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा मेटल्स का एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है ओर से, और मेटल का रिफाइनिंग भी किया जाता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं। एक ही पूछा था तो एक आप लिख दीजिएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। अब चलिए सेक्शन सी पे आते हैं जिसमें कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है जस्टिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक रीज़न देकर हमें सारे स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है वाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर। वाइट फॉस्फोरस को पानी में स्टोर किया जाता है, क्यों? तो हमें पता है कि वाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर सकता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। इसको रूम टेम्परेचर ही मिल गया ना, उतने में ये जलने लगेगा। वाटर जो है ये ऑक्सीजन या एयर से कांटेक्ट को रोक देता है, जिससे कि ये जलने से बच जाता है, इसीलिए हम इसको पानी में डुबा के रखते हैं। दूसरा है गोल्ड इज़ फाउंड इन नेटिव स्टेट। गोल्ड जो है अपने नेटिव स्टेट में ही पाया जाता है, क्यों? वो किसी चीज़ के साथ मिक्स होकर हमारे नेचर में क्यों नहीं पाया जाता? जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से हमें मिलता है, बॉक्साइट उसका और है। एल्यूमिनियम फ्रीली नहीं पाया जाता, लेकिन गोल्ड जो है फ्रीली क्यों पाया जाता है ये बताना है। इसके आंसर में लिखेंगे कि गोल्ड जो है हाईली अनरिएक्टिव है, जल्दी ये रिएक्शन ही नहीं करता किसी के साथ, सो इट डज नॉट कंबाइन इजिली विथ अदर एलिमेंट्स एंड हेंस फाउंड इन नेटिव स्टेट। सिंपल सा आंसर। तीसरा है कि मेटल्स का इस्तेमाल बेल्स बनाने के लिए करते हैं, घंटियाँ बनाने के लिए, क्यों? तो इसका आंसर तो आसान है कि मेटल्स जो है सोनरस होते हैं, मेटल को अगर हम पीटेंगे तो टन टन आवाज़ करेगा, नॉन मेटल ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए मेटल्स का इस्तेमाल ही बेल बनाने के लिए होता है। इमेजिन यू हैव सील्ड प्लास्टिक बैग फिल्ड विथ एयर इन योर हैंड। एक प्लास्टिक बैग है जिसमें कि हवा भरी हुई है। यू आर इन सेंट्रल दिल्ली, आप दिल्ली में है, एंड द बैग इज इनिशियली इन्फ्लेटेड टू अ कंफर्टेबल साइज। बैग नॉर्मली फूला हुआ है, मतलब उतना अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं फूला हुआ है ये। यू देन टेक द बैग टू लेह, अब आप इसको लेकर लेह जाते हैं, विच इज़ एट मच हाइयर एल्टीट्यूड, जहाँ पे ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आंसर द गिवन क्वेश्चन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम लोग जो पढ़े हैं उसके बेसिस पे हमें इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे पहला,
व्हाट चेंज अकर्स इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन यू मूव फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली टू लेह। अगर हम सेंट्रल दिल्ली से लेह जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या चेंज आएगा। तो देखिए सेंट्रल दिल्ली है नीचे, लेह है थोड़ा सा ऊपर जाके, तो सेंट्रल दिल्ली में एयर कॉलम का हाइट ज़्यादा है ना, और लेह में एयर कॉलम का हाइट कम है, तो यहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिलेगा और सेंट्रल दिल्ली में हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इसके आंसर में हम वही लिखेंगे कि इन सेंट्रल दिल्ली वी विल ऑब्जर्व हाई प्रेशर, इन लेह वी विल ऑब्जर्व लो प्रेशर। दूसरा है स्टेट वेदर एनी चेंज अकर्स इन द साइज ऑफ बैग। जो बैग हमने हवा वाला लिया था, क्या उसके साइज़ में कोई चेंजेस आएगा। तो देखिए क्या चेंजेस आएगा। अगर हम दिल्ली में उस बैग को रखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बाहर से जब ज़्यादा प्रेशर लगेगा और अंदर से भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगा ही रहा होगा क्योंकि हवा भरा हुआ है, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा और अंदर का प्रेशर कम होगा। मुकाबले इसके यहाँ पे क्या होगा कि बाहर से कम प्रेशर लग पाएगा और अंदर का प्रेशर जो है हावी हो जाएगा। तो यहाँ पे जाने के बाद, ऊंचाई पे जाने के बाद जो पैकेट है जिसमें हवा भरा हुआ है ये फूल जाएगा, बहुत एकदम ऐसा फूल जाएगा जैसे कि फटने वाला हो, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली इन्फ्लेटेड रहेगा। तो ये चेंज हमें देखने को मिलेगा। इसके आंसर में ऐसे लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ डिक्रीज करता है, हायर द एल्टीट्यूड लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बी के आंसर में लिखेंगे यस बिकॉज प्रेशर इनसाइड बैग इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। अंदर का प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाएगा बाहर के प्रेशर से, इसीलिए बैग जो है या तो फट भी सकता है या तो बहुत हैविली फूल भी सकता है। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम टू शो द अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ और कैसे पाया जाता है इसको शो करते हुए आपको एक डायग्राम बनाना है। ये रहा डायग्राम, आप ऐसे बना सकते हैं। सबसे ऊपर आपको दिखा देना है इम्परवियस रॉक जिसके आर पार कुछ भी नहीं जा सकता आसानी से। उसके नीचे जो गैप है यहाँ गैस भरा रहता है CNG, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में हम लोग स्टोर करते हैं। उसके नीचे ऑयल रहता है और ऑयल के नीचे वाटर रहता है क्योंकि वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। तो वाटर के ऊपर ऑयल रहता है, उसके ऊपर गैस रहता है खाली जगह में, और ऊपर इम्परवियस रॉक और नीचे हो गया रिजर्वियर रॉक। 1/2 आपको मिलेगा करेक्शन और लेबलिंग के लिए, हाफ मार्क्स मिलता है नीटनेस के लिए। जितना साफ सुथरा बनाएंगे उतना अच्छा मार्क आपको मिलेगा। तो ये सब बात आप ध्यान दीजिएगा। ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। गिव रीजन बिहाइंड सच अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द ऑयल वेल्स। ये जो अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ऊपर गैस है, नीचे ऑयल है, नीचे वाटर है, ये अरेंजमेंट क्यों देखने को मिलता है ये आपको बताना है। तो देखिए नेचुरल गैस इज़ लाइटर देन पेट्रोलियम। नेचुरल गैस जो होता है हल्का होता है पेट्रोलियम से, तो जो हल्का होगा सबसे ऊपर होगा। उसके बाद इसीलिए ये कहाँ पाया जाता है, एबव द ऑयल वेल्स पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। डेंसिटी ऑफ नेचुरल गैस इज लेस देन पेट्रोलियम सो इट इज़ फाउंड एबव द ऑयल वेल्स। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि इसका डेंसिटी कम होता है इसलिए ये ऊपर पाया जाता है। विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। इसका आंसर आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, पेट्रोलियम इज फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ 500 to 2000 मीटर। इसी रेंज में ये पाए जाते हैं बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। इम्परवियस रॉक्स के 2 लेयर के बीच में ये पाए जाते हैं। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विथ सॉल्ट वाटर। ये सॉल्ट वाटर से मिले होते हैं, उसके ऊपर तैरते रहते हैं। पेट्रोलियम बीइंग लाइटर देन सॉल्ट वाटर फ्लोट्स ओवर इट। और ये तैरते क्यों है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है सॉल्ट वाटर से हल्का होता है, उसका डेंसिटी कम होता है सॉल्ट वाटर के मुकाबले। अ स्टूडेंट प्लेसेस स्मॉल ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बहुत नज़दीक एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देता है एक बच्चा, एंड ऑब्जर्व्स एन इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। इमेज जो है लेंस के सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट रखा था उधर ही इमेज बनने लगता है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम एंड मेंशन द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। यहाँ पे किस तरह का इमेज बना, उसका साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा कि छोटा, ये भी आपको बताना है। तो देखिए डायग्राम कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है, तो यहाँ से एक लाइट पैरेलली जाएगा जो कि फोकस से होकर गुजरेगा, और एक लाइट यहाँ से पोल से होकर गुजरेगा। आगे जाने के बाद ये लाइट कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये लाइट यहाँ से मिलता हुआ प्रतीत होगा, मतलब इमेज यहाँ पे फॉर्म करेगा। अब देखिए इमेज कैसा है, वस्तु से बड़ा है, इनलार्ज इमेज बनेगा। उसके बाद सच में लाइट के कटने से ये इमेज नहीं बना, जो रिफ्रैक्टेड रे थी तो वो तो इधर चली गई ना, आगे तो कहीं नहीं मिलेगी। इसको हमने पीछे बढ़ाया है डॉटेड लाइन से, जहाँ डॉटेड लाइन से मिलाना पड़ा वहाँ वर्चुअल इमेज होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा भी तो है, देखिए सीधा है, जैसा वस्तु है वैसा ये भी है। तो इमेज इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, वही हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे देखिए आंसर नीचे लिखा हुआ है,
नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सीधा होगा। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी है इसके लिए, डिफाइन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, राइट एनी 2 पॉइंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में 2 अंतर आपको बताने हैं। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर ये बीच वाला पॉइंट हो गया, और फोकस पॉइंट ये जो प्रिंसिपल फोकस हो गया जहाँ पे पैरेलल लाइट रे आके कटती है, इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है ना, इसी को फोकल लेंथ कहते हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स में 2 डिफरेंसेस भी हमें बताने थे। कॉन्वेक्स कैसा होता है, ये बीच में थिक होता है, मोटा होता है, और साइड साइड से थिक होता है। कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल और इरेक्ट भी बना सकता है। अगर हम लोग फोकस के अंदर रख दे तब ये वाला बनेगा, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा भी था। कैसा इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर डिपेंड करता है। जबकि कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये बीच में पतला होता है, ऐसा है ना, बीच में पतला होता है और एज पे ये मोटा होता है, और ये ऐसा था, बीच में मोटा और एज पे पतला। उसके बाद बोला है कि ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ये जो है ना हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, सीधा ही बनाता है, और डिमिनिश्ड यानी कि वस्तु से छोटा ही बनाता है। तो ये दोनों डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। इन्यूमरेट एनी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नाइलॉन, नाइलॉन के 4 प्रॉपर्टीज बताने हैं। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नाइलॉन, और इसका 2 यूज भी बताना है। नाइलॉन हाईली इलास्टिक होता है, टेंसाइल होता है, सिल्क जैसा अपीयरेंस होता है, सिल्क जैसा दिखता है, और हाईली ड्यूरेबल होता है। इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, पहला इस्तेमाल है कारपेट में, सॉक्स में और हॉजरी आइटम्स में, और दूसरा है मिलिट्री एप्लीकेशंस लाइक मेकिंग रोप्स एंड पैराशूट्स। एक और दे दिया है सीट बेल्ट में, टायर में, क्लॉथ में। इन सब में आपको कोई भी 2 लिख देना है। एक्स एंड वाई आर 2 यंग एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, एक्स और वाई 2 यंग एनिमल्स हैं, बच्चे हैं 2 अलग अलग स्पीसीज के। एक्स लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स बट स्मॉलर, एक्स जो है अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखता है लेकिन छोटा, उसका मिनिएचर वर्जन। while Y looks completely different from the parents and undergo major changes before becoming an adult। Y जो है अपने पेरेंट जैसा नहीं दिखता, जब वो बड़ा होता है तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तब जाकर एडल्ट होने के बाद वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है। बेस्ड ऑन देयर लाइफ साइकिल्स आंसर द फॉलोइंग, उनके लाइफ साइकिल के बेसिस पे हमें इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट डू एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट, एक्स और वाई में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है ये हमें बताना है। तो देखिए एक्स में हो रहा है डायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे बेबी जो है अपने पेरेंट की तरह ही दिखता है, इसीलिए इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे, जैसा कि ह्यूमंस में होता है। ह्यूमन का बेबी मिनिएचर वर्जन होता है एडल्ट ह्यूमन का, लेकिन वाई जो है उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो बेबी है वो पेरेंट की तरह नहीं दिखता, पेरेंट से बिल्कुल अलग दिखता है, लेकिन जब धीरे धीरे वो एडल्ट बनता है तब जाकर उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तब जाकर वो एडल्ट जैसा दिखता है। तो ये इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग इनडायरेक्ट कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर इनडायरेक्ट हो जाएगा। इफ़ वाई इज ए फ्रॉग, अगर वाई फ्रॉग है जो कि अपने पेरेंट की तरह नहीं दिखता बचपन में। सजेस्ट 2 मोर एनिमल्स डेट शो अ सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन, और कौन से 2 एनिमल है जो कि बचपन में अपने पेरेंट जैसा नहीं दिखते। तो इसके आंसर में हम लोग सिल्क मॉथ का नाम लिख सकते हैं और बटरफ्लाई का नाम लिख सकते हैं, ये दोनों भी बचपन में अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं। ड्यूरिंग वाइज ट्रांसफॉर्मेशन इन अ फ्रॉग लाइफ साइकिल एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल रीजन फॉर द फॉलोइंग। फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें इन दोनों चीज़ों का रीज़न क्या है। पहला कि डेवलपमेंट ऑफ लंग्स, लंग्स क्यों डेवलप होते हैं, और दूसरा शॉर्टनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन क्यों छोटा हो जाता है। तो देखिए लंग्स इसीलिए डेवलप होते हैं ताकि वो पानी से बाहर निकल के सरफेस पे भी ब्रीथ कर सके, सांस ले सके, और इंटेस्टाइन इसीलिए छोटा होता है ताकि वो कार्निवोरस डाइट को फॉलो कर सके। कार्निवोरस एनिमल्स का इंटेस्टाइन छोटा होता है, इसी हिसाब से ये भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ऑब्जर्व द 2 सेटअप्स एंड राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम, इन दोनों सेटअप्स को देखकर आपको 3 डिफरेंसेस बताने हैं। तो पहले ये सेटअप किस चीज़ का है वो जान लीजिए, डिफरेंस आप आसानी से बता सकते हैं। ये जो पहला सेटअप है ना, ये वोल्टाइक सेल का सेटअप है। कैसे पहचानेंगे, अगर आपको जिंक रॉड एक तरफ दिख जाए, एक तरफ कॉपर रॉड दिख जाए, और इसको डाला जाए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में, तब ये वोल्टाइक सेल का निर्माण करता है। और दूसरा क्या है, दूसरे में एक कार्डबोर्ड का शीट लिया गया है, उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट पेंसिल को डाल दिया है, और ऊपर से एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ा गया है। यहाँ पे बाहर से कोई बैटरी नहीं जोड़ा गया था, यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ा गया है इसको, मतलब बाहर से इसको बिजली दिया जा रहा है, और नीचे गैस बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पे एक लिक्विड भरा गया है, टैप वाटर, जिससे कि यहाँ पे करंट फ्लो कर पा रहा है, और उसी के कारण से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और गैस बबल्स बनता है।
अब देखिए दोनों में अंतर क्या क्या है। पहला तो वोल्टाइक सेल है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप है, या इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल सकते हैं। पहला जो है केमिकल एनर्जी को, ये जो केमिकल एनर्जी इसमें स्टोर है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तभी यहाँ पे बल्ब जलेगा क्योंकि ये सेल है, वोल्टाइक सेल है। और दूसरा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहा है, खुद ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। यहाँ पे उसी के कारण, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण ही केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इससे हम लोग बल्ब जलाते हैं, फैन चला सकते हैं। लेकिन जो दूसरा है इसका इस्तेमाल अलग है, इसका यूज़ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका इस्तेमाल से हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हैं इस वाले सेटअप का यूज़ करके। तो दोनों का यूज़ केस भी अलग है, तो वही सारे आंसर में लिखेंगे। सेटअप 1 जो है वोल्टाइक सेल है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करने के लिए, गेन करने के लिए। उसके बाद तीसरा सेटअप 2 जो है वो क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप है, या इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। तो इस तरह से टेबल बना के आप आंसर लिख सकते हैं। अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी है विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए। लिस्ट 3 प्रोमिनेंट इफेक्ट्स ऑफ केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आयनिक सॉल्यूशन। जब हम लोग आयनिक सॉल्यूशन लेंगे और उससे करंट को पास करवाएंगे तो यहाँ करंट फ्लो करने लगेगा, क्योंकि ये आयनिक सॉल्यूशन है, आयंस की मदद से ही करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस आयनिक सॉल्यूशन में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। 3 तरह के चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, और वो 3 तरह के चेंजेस ध्यान से समझिएगा। पहला चेंज क्या है, मेटल्स में गेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड सरफेस। हम लोग जब भी डालते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, एक इलेक्ट्रोड का मेटल यहाँ से निकलेगा और दूसरे पे डिपॉजिट होने लगेगा। ये हो गया आपका पहला इफेक्ट। दूसरा क्या है, गैसियस बबल्स में गेट फॉर्म नियर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के नज़दीक आपको गैस के बबल्स देखने को मिल सकते हैं, यहाँ भी बबल्स देखने को मिल सकता है, यहाँ भी बबल्स देखने को मिल सकता है। ये 2 इफेक्ट हो गए। तीसरा इफेक्ट क्या है, चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंट आयंस। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ना, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसका रंग बदल सकता है, इसका कलर चेंज हो सकता है। तो ये हो गए 3 इफेक्ट्स जो कि करंट को पास करवाने से, एक आयनिक सॉल्यूशन में करंट को पास करवाने से हमें यही 3 इफेक्ट्स या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी है, वो ना बने तो आप ये भी बना सकते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेटअप एंड एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन जिंक ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। ये हमारा सेटअप है, इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर प्लेट डाला गया है एक तरफ, दूसरी तरफ जिंक प्लेट डाला गया है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी से। कहा जा रहा है कि अगर हम इसमें करंट को पास करवाएं तो कॉपर जो है धीरे धीरे जाके जिंक के प्लेट पर जमा होने लगेगा, इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा। ऐसा क्यों होता है, यही हमें एक्सप्लेन करना है। पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर देख लेंगे कि इसका आंसर कैसे लिखना है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। जब हम इसमें करंट को पास करवाएंगे तो कॉपर सल्फेट आयंस में टूटने लगेगा। कॉपर जो है ये पॉजिटिव आयन होता है और सल्फेट जो है ये नेगेटिव आयन होता है। ये 2 आयंस में टूट गए। अब आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, तो कॉपर है पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और सल्फेट है नेगेटिव आयन, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये है पॉजिटिव आपका, ये है नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा SO4 माइनस वाला, और यहाँ पे आ जाएगा Cu प्लस वाला। Cu प्लस जो है वो यहाँ पर जाके जिंक प्लेट पे डिपॉजिट होने लगेगा और कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे धीरे धीरे करके कॉपर एटम जमा होने लगेंगे और जिंक प्लेट पे कॉपर एटम का एक लेयर बन जाएगा। और उधर जो SO4 माइनस गया था, जो सल्फेट नेगेटिव आयन गया था, वो तो कॉपर प्लेट के पास गया। अब कॉपर प्लेट के पास जाने के बाद इसको दोबारा से कॉपर मिल जाएगा। एक कॉपर जो इसको छोड़ के चला गया था, फिर से इसको एक नया कॉपर मिल जाएगा, फिर से ये उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और फिर से CuSO4 बना लेगा। ठीक है, फिर से CuSO4 बन गया, जो टूटा था ना, फिर से CuSO4 बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया। लेकिन फिर इसको पता चला कि अरे करंट तो अभी भी आ रहा है, तो करंट आना तो कंटिन्यू है। फिर से वो जो नया कॉपर सल्फेट बना था, फिर से बेचारा वो टूट जाएगा और फिर से वो कॉपर भी इसको छोड़ के चला जाएगा और वो इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर SO4 जो है फिर जाएगा कॉपर प्लेट के पास
और फिर से एक नया दोस्त बनाएगा, नया कॉपर को वो लेकर आएगा, लेकिन जैसे वो सॉल्यूशन बनेगा फिर से इलेक्ट्रिसिटी उसको तोड़ देगा। तो बार बार यही प्रोसेस रिपीट होगा और अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत सारा कॉपर जमा हो जाएगा और SO4 जो है वो अनंत काल तक मेहनत करते रहेगा, कॉपर को यहाँ से तोड़ तोड़ कर लाते रहेगा। वही सारा चीज़ हम आंसर के रूप में लिख सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसोसिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट आयन। ये कॉपर और सल्फेट आयन में टूट जाता है। द फ्री मोबाइल कॉपर आयन्स आर ड्रॉन टू द कैथोड। कॉपर आयन जो है कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है एंड गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर एटम। वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाता है और वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है। सल्फेट आयन SO4 जो नेगेटिव आयन था मूव टू द कॉपर प्लेट, वो कॉपर प्लेट पे जाता है वेयर दे रिएक्ट विथ कॉपर टू फॉर्म कॉपर सल्फेट अगेन। वो फिर से कॉपर एक ले आता है और कॉपर सल्फेट फिर से बना लेता है। कॉपर इज रिमूव्ड फ्रॉम एनोड एंड डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। इस तरह से एनोड से कॉपर रिमूव होते रहता है और कैथोड पे डिपॉजिट होते रहता है। कैथोड पे कौन था? तो जिंक का प्लेट था, तो उसी पे पूरा कॉपर का लेयर बन जाता है। इसके लिए भी एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन है विजुअली चैलेंज के लिए, मतलब अल्टरनेटिव का भी अल्टरनेटिव ये है। लिस्ट 3 कंडीशन डेट हेल्प इन गेटिंग अ स्मूथ एंड फर्म डिपॉजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब भी किया जाता है तो स्मूथ और फर्म डिपॉजिट मतलब अच्छे से लेयरिंग हो, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। पहला कंडीशन है द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें करना है, शुड बी मेड द कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसे हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कैथोड बनाना होगा। दूसरा है द एनोड इज मेड ऑफ डेट प्योर मेटल विच इज़ टू बी कोटेड ऑन द आर्टिकल। जिसका कोटिंग चढ़ाना है उसको हम लोग एनोड से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि कॉपर था ना, कॉपर का लेयर चढ़ाना था, कॉपर को पॉजिटिव से जोड़े थे, और जिंक पर लेयर चढ़ाना था तो जिंक को नेगेटिव से जोड़े थे। तो जिस पर लेयर चढ़ाना है उसको नेगेटिव से और जिसका लेयर चढ़ाना है उसको पॉजिटिव से। तो ये बात हमें ध्यान देना है। तीसरा, अ सूटेबल सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ एनोड मेटल इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो लिक्विड होगा, वो कैसा होगा? वो एनोड के मेटल का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कॉपर था ना, कॉपर का मेटल लगा हुआ था तो इसमें कॉपर सल्फेट ही डालना पड़ेगा। दूसरा डालेंगे, कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। तो ये 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी बेहतर तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा। अब चलिए सेक्शन डी को देखते हैं। इसमें 34 से 36 तक के क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। गिव 1 एग्जाम्पल टू जस्टिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सारे स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल देके। पहला, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लिटिल स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सेम टू सरफेस। स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। इसके आंसर में लिख सकते हैं द फोर्स नीडेड टू स्टार्ट अ कार्ट समवट ग्रेटर देन द फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है या कोई कार्ट या ठेला रुका हुआ है तो उसको चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन अगर वो चलने लगा तो उसको उसके स्पीड को मेंटेन करने में कम फोर्स लगता है। ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ ईजियर टू कीप ऑन मूविंग एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है तो उसको मूव कराते रहना आसान होता है, लेकिन अगर हमें मोशन को स्टार्ट करना है तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो तब तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, लेकिन अगर वो चलने लगा तो डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन इसको कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी इसी का नाम है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, लिटिल स्मॉलर होता है। दूसरा है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। आप देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल करना बहुत आसान होता है, लेकिन स्लाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वही एग्जाम्पल में लिख देंगे, इट इज़ मच ईजियर टू रोल देन स्लाइड अ बॉडी ओवर अ गिवन सरफेस। रोल करना काफ़ी आसान होता है स्लाइड करने के मुकाबले, इसी कारण से रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। तीसरा है फ्रिक्शन इज नेसेसिटी। फ्रिक्शन जरूरी क्यों है? इसके आंसर में लिखेंगे, इट इज़ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड आवर फीट डेट इनेबल्स अस टू वॉक। वॉक जो हम लोग कर पाते हैं फ्रिक्शन के कारण ही कर पाते हैं। गाड़ी जो फिसलती नहीं है, टायर रोड से ग्रिप बना के रखता है, वो भी फ्रिक्शन के कारण। गाड़ी सेफली चल पाती है फ्रिक्शन के कारण। हम लोग पेन से पेपर पर लिख पाते हैं फ्रिक्शन के कारण। और हम लोग किसी भी बर्तन को पकड़ पाते हैं फ्रिक्शन के कारण। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। इसी के बी पार्ट में है, ड्रॉ द फिगर्स अगेन एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग केसेस।
फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए मोशन का डायरेक्शन इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, ऐसे हमें दिखा देना है। यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, ऐसे हमें दिखा देना है। ये पूरा डायग्राम आपको अपने कॉपी में ड्रॉ करना है। ये अल्टरनेटिव है विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए। स्टेट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसके आंसर में लिख सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, पहला नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट, दो सरफेस जो कांटेक्ट में हैं उनका नेचर क्या है, वो सॉफ्ट हैं या खुरदरे हैं। और दूसरा फैक्टर है फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर, दोनों सरफेस को कौन सा कितना फोर्स एक दूसरे के नज़दीक प्रेस कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। 34 का ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, अगर आपसे वो नहीं बना था तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसका पहला पार्ट है प्रोवाइड सूटेबल सॉल्यूशंस टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सारे केसेस में फ्रिक्शन कैसे घटाए जा सकते हैं। पहला है रवि इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू पैडल हिज बाईसाइकिल। रवि अपने साइकिल को पैडल नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा, रवि कैन अप्लाई लुब्रिकेटिंग ऑयल टू द चेन एंड अदर मूविंग पार्ट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। रवि को लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाना चाहिए साइकिल के चेन में और दूसरे मूविंग पार्ट्स में, फ्रिक्शन घट जाएगा, साइकिल आराम से चलेगा। अगला है अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन आर हैविंग ट्रबल पुशिंग द स्ट्राइकर ऑन कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड पे स्ट्राइकर मूव नहीं कर रहा है, नहीं फिसल रहा है तो क्या करना चाहिए, तो कैरम बोर्ड पे टेल्कम पाउडर छिड़क देना चाहिए, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अ होवर क्राफ्ट इज़ गिविंग अ रफ राइड। होवर क्राफ्ट क्या होता है, जो ज़मीन से या पानी से थोड़ा ऊपर होके चलता है। तो अगर वो अच्छे से नहीं चल रहा है तो क्या करना चाहिए, उसमें कंप्रेस्ड और प्यूरिफाइड एयर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि एक इलास्टिक कुशन बनेगा, वो लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा और वो अच्छे से बिना फ्रिक्शन के साथ ही स्मूथली चल पाएगा। दूसरा पार्ट है नेचर हैज़ प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंसाइट टू साइंटिस्ट इन डिज़ाइनिंग द शेप ऑफ व्हीकल्स फॉर अचीविंग फास्टर स्पीड। नेचर से ही वैज्ञानिक इंस्पायर्ड हुए और वो ऐसे शेप्स बनाए जिससे कि हम तेज से बहुत तेज़ी से फास्ट स्पीड से लेस फ्रिक्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइडेंटिफाई द शेप एंड एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प्स द व्हीकल टू अचीव ग्रेटर स्पीड। इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है और ये कैसे मदद करता है गाड़ियों को बहुत तेज चलने में। इस शेप को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। आपने पक्षी की चोंच देखा होगा, आपने बुलेट ट्रेन का आगे वाला पोर्शन देखा होगा। ऐसा शेप क्यों बनाया जाता है, ऐसा शेप इसीलिए बनाया जाता है ताकि लेस फ्रिक्शन के साथ ही आगे बढ़ सके। इट इज़ अ स्पेशल शेप डेट लोअर्स द फ्रिक्शन ड्रैग बिटवीन अ फ्लूइड एंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड। एक ऑब्जेक्ट जो कि फ्लूइड से मूव कर रहा है, फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है, उसके और फ्लूइड के बीच के फ्रिक्शन को ये कम कर देता है, हेल्पिंग इट अक्वायर अ फास्टर स्पीड। इसी की मदद से ये बहुत तेज चल पाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है प्रिजर्वेटिव्स आर यूज टू प्रोटेक्ट आवर फूड स्टफ फॉर लॉन्गर टाइम। लंबे समय तक खाने की चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। आंसर एज पर क्वेश्चंस आस्क्ड इन डिफरेंट बॉक्सेस। इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। पहला पिकल, अचार को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो अचार को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सॉल्ट और एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। दूसरा है जैम एंड जेलीज के लिए क्या करते हैं, कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, तो शुगर और सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं। तीसरा है मिल्क के लिए, मिल्क के लिए टू मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। दो मेथड्स प्रिजर्वेशन का क्या है, तो हम लोग या तो उसको गर्म करते हैं या तो उसका कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ठंडा करके रखते हैं। तो ये हो गया दो मेथड्स प्रिजर्वेशन का। और इसके बाद पूछा है डेफिनेशन ऑफ द प्रोसेस। इस प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है, तो इस प्रोसेस को हम लोग पास्चुराइजेशन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखेंगे पास्चुराइजेशन। नेक्स्ट क्या है शुगर। शुगर क्या होता है, हाउ डज शुगर एक्ट्स एज प्रिजर्वेटिव। शुगर कैसे प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, तो शुगर जो है ना एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए यहाँ लिखा होगा, किधर गया, अच्छा पास्चुराइजेशन का डेफिनेशन भी आपको लिखना था, तो ऐसे आप लिख सकते हैं अब मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क बाय हीटिंग इट टू टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय क्विक कूलिंग। पहले दूध को 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर गर्म करते हैं और उसके बाद उसको क्विकली ठंडा कर देते हैं, इसी को पास्चुराइजेशन कहा जाता है। इसी का डेफिनेशन भी लिखना था। और यहाँ पे बोला था कि शुगर कैसे प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, तो ये वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, घटा देता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रुक जाता है, इसीलिए वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। लास्ट है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो दो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के नाम आपको लिखने हैं। पहला आप लिख सकते हैं सोडियम बेंजोएट और अगला लिख सकते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। 35 अगर आपसे नहीं बनता है तो आप ये सारे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये सब। पहला इसमें है लिस्ट एनी टू डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स।
इंसान में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण 2 बीमारियां जो कि होती है उसका नाम बताना है। फॉर ईच ऑफ द डिजीज मेंशन द कॉजेटिव एजेंट। हर डिजीज के लिए कॉजेटिव एजेंट भी आपको बताना है कि किसके कारण ये बीमारी होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फैलता कैसे है, और मेथड ऑफ प्रिवेंशन इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं। तो इस तरह का टेबल आप बना दीजिएगा। पहला है टीबी जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, हवा से फैलता है, वैक्सीनेशन से बच सकते हैं। दूसरा है कॉलरा जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, वाटर से फैलता है, और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर, ये करके हम लोग इससे बच सकते हैं। वाई आर चिल्ड्रेन वैक्सीनेटेड, बच्चों को वैक्सीन क्यों दिया जाता है? तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू डिजीज़, है ना। वैक्सीन में डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, फिर हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट होने लगते हैं जो कि उनसे लड़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और अगली बार अगर सच में आता है उस तरह का हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में, तो हमारे एंटीबॉडीज़ तैयार रहते हैं उसके लिए। तो ऐसा हो सके हमारे बॉडी में, बच्चों के बॉडी में इम्यूनिटी बन सके, इसीलिए उनको वैक्सीन दिया जाता है। 36 का फर्स्ट पार्ट है इल्यूसिडेट 2 consequences ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं ये आपको बताने हैं। ये 2 चीज़ें हैं जो कि इनकम्प्लीट कंबशन के कारण हो सकती है। पहला, रिलीज ऑफ अनबर्न्ड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सूट, सूट के रूप में अनबर्न्ड कार्बन रिलीज हो सकता है, फ्यूल का वेस्टेज हो सकता है, और वाटर एयर पॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक खतरनाक गैस बन सकती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। बी पार्ट है गिव वन रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी के लिए एक रीजन हमें बताने हैं। सबसे पहला है द इनर मोस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज द कोल्डेस्ट पार्ट। आपने देखा होगा कैंडल फ्लेम में जो सबसे अंदर वाला जोन होता है ब्लैक कलर का दिखता है, ये सबसे कोल्डेस्ट क्यों होता है, ठंडा क्यों होता है? इसके आंसर में लिख सकते हैं नो कंबशन इज टेकिंग प्लेस, वहाँ पे ज्वलन हो ही नहीं रहा होता है, कंबशन हो ही नहीं रहा होता है, इसलिए सबसे ठंडा होता है। जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर, यहाँ पे बिना जले हुए वैक्स वेपर्स होते हैं, इसीलिए वो सबसे ठंडा होता है। दूसरा है द मिडिल जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज ल्यूमिनस जोन, जो मिडिल जोन होता है उसको ल्यूमिनस जोन कहते हैं, वो पीला कलर का दिखता है। क्यों? तो देखिए जो मिडिल जोन होता है वहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा होता है वैक्स वेपर्स का, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और येलो लाइट के फॉर्म में हमें वो दिखाई देता है, ये उसका रीज़न हो गया। तीसरा है नॉन लिमिनस जोन इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, नॉन लिमिनस जोन जो होता है सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है। इसका क्या रीज़न है? तो जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर, वहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है, इसी कारण से वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। 36 का भी अल्टरनेटिव यहाँ पे है, अगर आपसे वो सारे नहीं बनते तो आप ये सारे भी बना सकते हैं। पहला है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल यूज्ड इन फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग यानी कि आग बुझाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है? तो देखिए इसके आंसर में आप लिख सकते हैं फायर फाइटिंग कैन बी डन बाय रिमूविंग एनी वन ऑफ द कंडीशन, एयर, इग्निशन टेम्परेचर या कंबस्टेबल सब्सटेंस। आपको पता है ना कि कोई चीज़ जलता कब है, एयर का प्रेजेंस होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना चाहिए, और कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर है तभी आग लगेगी, और आग बुझाने के लिए इन्हीं तीनों चीज़ों पर ध्यान देते हैं। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ अगर हम हटा दें तो कंबशन अपने आप रुक जाएगा। यहाँ पे हमें इन सब के रीज़न बताने हैं। सबसे पहला, वी यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। अगर हमें लकड़ी या कोयले में आग लगानी है तो हम लोग पेपर या केरोसिन तेल का यूज़ करते हैं। क्यों? तो इसके आंसर में लिख सकते हैं टू हीट एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वुड और कोल टू देयर इग्निशन टेम्परेचर। पहले वुड या कोयले को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाएंगे तब ना आग लगेगा। इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए पहले पेपर को जलाया जाता है या केरोसिन को जलाया जाता है, ताकि उसका तो इग्निशन टेम्परेचर कम है, वो तुरंत जल जाएगा, और उसके जलने से वुड और कोल में टेम्परेचर का इंक्रीज़ होने लगेगा, उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाया जाएगा, तब जाकर उसमें भी आग लग जाएगी। गैसेस फ्यूल अंडरगो रैपिड कंबशन, गैसेस फ्यूल में रैपिड कंबशन होता है। इसका क्या रीज़न है? गैसेस फ्यूल बर्न्स एट फास्ट रेट एज दे हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। गैसेस फ्यूल तेज़ी से जलते हैं क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, यही कारण है कि उसमें रैपिड कंबशन हमें देखने को मिलता है। अब चलिए सेक्शन ई के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ हमें दिया गया है, बोला गया है द प्रिवलेंस ऑफ मायोपिया हैज़ एक्सीडेड 28% ग्लोबली। पूरे विश्व में 28% ज़्यादा केसेस आने लगे हैं मायोपिया के। रीड द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। इस ग्राफ को देखिए और क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसे बनाया गया है, यहाँ पे अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनाए गए हैं। ये हाई स्कूल का है, ये जूनियर स्कूल का है, ये प्राइमरी स्कूल का, ये टोटल है, ठीक। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, ये 2019 का है, ये 20 का केस है मायोपिया का।
पहले कम था अब ज़्यादा हो गया। यहाँ भी 19 का और 20 का, ये किसके लिए, जूनियर स्कूल में भी ज़्यादा हुआ है। उसके बाद ये जो है हाई स्कूल में भी ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है। और ये टोटल अगर देखें तो टोटल भी बढ़ा ही है। अब हमसे पूछा क्या गया है, देखिए, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इन मायोपिया केसेस फ्रॉम 2019 से 2020। किस तरह का वेरिएशन हुआ है, तो वेरिएशन हमें दिख रहा है कि ये इंक्रीज़ ही हुआ है 19 से 20 में। हर तरह के जो ग्रुप्स ऑफ स्कूल हैं उसमें इंक्रीज़ ही हुआ है। तो इसके आंसर में लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मायोपिया केसेस आर इंक्रीजिंग फ्रॉम ईयर 2019 टू 20। दूसरा क्वेश्चन है चिल्ड्रेन ऑफ विच स्कूल और जूनियर स्कूल और हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल हैव बीन मेजॉरिटी अफेक्टेड बाय मायोपिया। सबसे अधिक किस स्कूल के बच्चे अफेक्टेड हैं, तो देखिए सबसे ऊंचा बार ग्राफ किसका है, हाई स्कूल का बार ग्राफ सबसे ऊंचा है ना। तो हाई स्कूल के बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, हाई स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें है मेंशन एनी वन कॉज ऑफ मायोपिया। मायोपिया क्यों होता है, इसका क्या कारण है, तो मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है कि लेंस के नज़दीक ही इमेज बन जाता है, ये रेटिना पे नहीं बन पाता, ठीक है, इसीलिए इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। और इसमें दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो लेंस है ना ये मोटा हो जाता है। यही सारा बात हम लोग आंसर में लिख सकते हैं। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया या एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। कॉर्निया अगर ज़्यादा कर्व हो जाएगा तो ये लाइट को पहले ही काट देगा, इसका पावर बढ़ गया। या अगर हमारा आई बॉल ही एलोंगेट हो जाएगा तो जो इमेज यहाँ बनना चाहिए था वहाँ तो बन रहा है, लेकिन हमारा आई बॉल एलोंगेट होकर रेटिना यहाँ चला गया है, तो इस कारण से हमें मायोपिया हो सकता है। वाई डज मायोपिया रिक्वायर टाइमली प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। क्यों जरूरी है इसका टाइमली प्रिवेंशन, तो हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज इट काउजेस इनकन्वीनियंस इन डेली लाइफ। हमें डेली लाइफ की कामों में दिक्कत हो सकता है। एकम्पेंड बाई अदर आई डिजीज, दूसरी बीमारियां भी हमें हो सकती है। लेड टू ब्लाइंडनेस इन सीवियर केसेस, और फाइनली इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, तो इसलिए ट्रीटमेंट इसका ज़रूरी है। सजेस्ट अ करेक्टिव मेजर टू ट्रीट मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि हमारा लेंस जो है मोटा हो जाता है, जिससे कि पहले ही हमारा इमेज बनने लगता है, रेटिना तक जा ही नहीं पाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको पतला करेंगे, इस लेंस का जस्ट अपोजिट एक लेंस लगा देंगे, है ना। तो कॉनकेव लेंस का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तब इफ़ेक्टिवली ये पतला हो जाएगा, ये थोड़ा सा फैला देगा हमारे रेस को, और उसके बाद यहाँ पे ये कटने लगेगा, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनने लगेगा। तो इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं करेक्टिव मेजर्स में, कि हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस का। इससे क्या होगा कि इमेज का फॉर्मेशन जो है हमारे रेटिना पे होने लगेगा। अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। पहला है मेंशन एनी 2 आई डिफेक्ट्स इन ह्यूमन बींग्स। 2 आई डिफेक्ट बताने हैं, तो आप किसी भी 2 का नाम लिख सकते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या कैटरैक्ट का नाम। दूसरा है वाई डू यू थिंक केसेस ऑफ मायोपिया हैव इंक्रीज्ड अमॉन्ग्स चिल्ड्रेन। बच्चों में मायोपिया का केसेस क्यों बढ़ रहा है, तो इसका कारण है स्क्रीन टाइम, है ना। ड्यू टू इंक्रीज स्क्रीन टाइम एंड लेस आउटडोर एक्टिविटी। बाहर बच्चे जाते नहीं है, मोबाइल में लगे रहते हैं, इस कारण से मायोपिया इंक्रीज हो रहा है। A student used the setup shown in the diagram below in order to study the reaction of magnesium metal with steam. बच्चा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन स्टीम के साथ करवाया जा सके। द एक्सपेरिमेंट वॉज कैरीड आउट फॉर 10 मिनट्स एंड अ गैस इवॉल्व्ड। ये एक्सपेरिमेंट 10 मिनट के लिए किया गया और एक गैस निकला। देखिए कैसे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे गर्म किया जा रहा है, पानी भरा हुआ है, पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम जाएगा इस वाले रास्ते से, यहाँ रास्ते में मिलेगा मैग्नीशियम, उसके साथ वो रिएक्ट करेगा, कोई गैस बनेगा, वो गैस यहाँ जाएगा, पानी के अंदर पाइप है तो यहीं से गैस रिलीज़ होगा और यहाँ बुलबुला बन के वो गैस बाहर निकलेगा। और ये गैस कौन सा है शायद ये भी पूछेगा, गैस जेड बस लिख दिया है। बेस्ड ऑन द गिवन सेटअप आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हीटिंग फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस इन द गिवन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे गर्म क्यों करना पड़ा, सीधे पानी डाल देते वो रिएक्ट कर जाता। इसके आंसर में लिखेंगे हीटिंग जो है स्पीड अप करता है रिएक्शन को मैग्नीशियम और वाटर के बीच में। मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता, अगर हीटिंग करेंगे तभी वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। दूसरा क्वेश्चन है नेम द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहाँ पे जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट किया स्टीम के साथ, तो यहाँ पे जो गैस बना उस गैस का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। आपको पता होगा कि जब मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है, तो वही हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बबल बन के निकलता हुआ दिखेगा।
यहाँ पे माचिस का तीली जलाएंगे तो ये पॉपिंग साउंड के साथ जलेगा भी। तो इस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन द प्रेजेंस ऑफ रिलीज्ड गैस बी कन्फर्म्ड इन द अबव सेटअप। यहाँ पे गैस निकल रहा है, इसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा गैस है। तो अभी जस्ट बताया पॉपिंग साउंड वाला। ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अ पॉप साउंड इज हर्ड विच कन्फर्म्स रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। इससे पॉपिंग साउंड होता है, इससे पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस इफ मैग्नीशियम रिबन इन द अबव सेटअप इज रिप्लेस्ड विथ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम। मैग्नीशियम रिबन को हटा देते हैं, सोडियम रख देते हैं और हीट सप्लाई को बंद कर देते हैं, तो क्या होगा। तो देखिए, जो सोडियम होता है वो तो हाईली रिएक्टिव होता है, वो और तेज़ी से रिएक्ट करने लगेगा, ठंडे पानी के साथ ही तेज़ी से रिएक्ट करने लगेगा और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये आंसर में लिखेंगे। लास्ट है इसका, मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सेलेक्ट एनी वन करेक्ट ऑप्शन। कौन ऐसा मेटल है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे इकलौता ऑप्शन 3 में दिख रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर वाटर के साथ क्या, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, वही लिखा भी है देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है, ग्रोथ असेसमेंट वर कंडक्टेड इन दिल्ली स्कूल टू मॉनिटर फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन यूजिंग स्टैंडर्डाइज ग्रोथ चार्ट। Evaluations include height and body shape changes, key indicators of pubertal growth spurt, which is the most rapid phase of physical growth after infancy. This spurt varies in both onset and pace between boys and girls. मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें कि बताया गया है कि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों में हाइट कैसे कैसे बढ़ रहा है, उनका बॉडी शेप चेंज हो रहा है कि नहीं, और उसी के बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एज इंटरवल शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन एवरेज हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो किस एज इंटरवल में सबसे ज़्यादा हाइट बढ़ा है। देखिए 7 से 9 में 136 था, फिर 9 से 11 में 139 हो गया, 3 बढ़ा, फिर 11 से 13 में 39 से 43 हो गया, 4 बढ़ा, ठीक है। और 13 से 15 में कितना बढ़ा है, 143 से 153 हो गया, यहाँ पे 10 cm बढ़ा है मेल में, है ना। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस ग्रुप में हुआ है, 13 to 15 में। तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिख देंगे, 13 to 15 वाले एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो बढ़ा है। तो बॉयज़ में 13 to 15 का एज आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अच्छा गर्ल्स के लिए बताना था ना, तो गर्ल्स के लिए देखिए किस एज ग्रुप में बढ़ा है। 7 to 9 में 134 था, 9 to 11 में 138, तो 4 बढ़ गया। 11 to 13 में 148, यहाँ पे 10 बढ़ गया, देखिए इधर 4 ही बढ़ा था, यहाँ 10 बढ़ गया। और फिर 13 to 15 में फिर कितना बढ़ा, फिर 4 ही बढ़ा। तो यहाँ पे 11 to 13 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो इसके आंसर में हम लोग 11 to 13 लिख देंगे गर्ल्स वाले में। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी वन चेंज इन बॉडी शेप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एक चेंज बताना है जो कि बॉयज़ में और गर्ल्स में आता है। तो बॉयज़ में चेंज आता है कि उनका शोल्डर ब्रॉड हो जाता है, और गर्ल्स में चेंज आता है कि उनका हिप जो है वाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी टेक प्लेस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स एट द सेम एज। सेम एज पे प्यूबर्टी हिट करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स, तो नहीं। ऑन एवरेज प्यूबर्टी बिगिनस अर्लियर इन गर्ल्स, गर्ल्स में पहले शुरू होता है, बॉयज़ में बाद में शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पर्सन टाइम टेबल फॉर प्यूबर्टी। एक पर्सन का प्यूबर्टी कब हिट होगा, इसका टाइम किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसमें 2 फैक्टर आपको बताने हैं। तो पहला फैक्टर है हेरिडिटी, दूसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर, तीसरा फैक्टर है उनका डाइट, चौथा फैक्टर है एक्सरसाइज। तो कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। कौन सा ग्लैंड होता है जो कि हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करता है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। फाइनली हमने सेट 1 को कंप्लीट कर लिया, अब बारी है सेट 2 की। अगर आपको सेट 2 का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी सैम्पल पेपर्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।